वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज 8th क्लास के सेकंड चैप्टर जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में जानेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी, जैसे कि कौन से मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी हैं, कौन से लैंड डिग्रेडेशन के कारण हैं, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स, भाई भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, गवर्नमेंट के कौन से स्टेप हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, वो भी इसी चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। और कंजर्व वाटर के वे यानी कि जल संरक्षण के तरीके भी जानेंगे। तो ये कह सकते हैं कि नॉलेज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। आपको फुल वीडियो वॉच करनी है, चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये चैप्टर आपके लिए एक रीड का काम करने वाला है। तो इसलिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। देखिए जो स्टोरी है इसकी, ये किस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few. This is not enough to feed their family for the whole year. क्या कहता है कि तंजानिया जो कि अफ्रीका में है, एक छोटा सा गांव है और माम्बा नाम है, जो सुबह प्रातः उठती है पानी लाने के लिए और उसे इस काम को करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और काफ़ी घंटे बाद वह लौटती है और उसके बाद उसको घर का कार्य भी अपनी माँ की मदद करने में आप उसका हाथ बटाती है कार्य में, और भाइयों की भी देखभाल करती है, साथ ही साथ बकरियों की भी देखभाल करती है। उसके पूरे परिवार के पास एक छोटी सी झोंपड़ी है जिसके चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मामा के जो फादर हैं वो हार्ड वर्क करते हैं और उन्होंने कुछ मक्का और सेम उगा रखी हैं जो कि उनकी पूरे परिवार के साल भर के खाने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल processing factory. Every day when he returns distance, it is managed to in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grow vegetables through organic farming. क्या कहता है कि जो पीटर है न्यूजीलैंड में भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जो भेड़ों का पालन करते हैं, जहां उसका परिवार उन सभी प्रकार के कारखाने चलाता है। प्रतिदिन वह जब स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान प्लेन्स पर स्थित है और यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया गया है। और पीटर का परिवार किस प्रकार की कृषि करता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती, जैविक कृषि द्वारा क्या करता है? सब्जी उगाता है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लिव्स। दिस difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. देखिए मुख्य बात जो है इसमें समझने वाली वो ये है कि माम्बा और पीटर दोनों के दोनों विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनका जीवन व्यतीत करने का जो तरीका है उसमें भी बहुत अंतर है। और यह विभिन्नता भूमि जो है उसकी गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन
और एनिमल्स एंड यूजेज, यानी कि जितने भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें भूमि की गुणवत्ता से संबंधित हो, मृदा, जल, प्राकृतिक या फिर वनस्पति या प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक स्थान से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of this small percentage and are not habitable. तो लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो भूमि है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है। और जो इसका जो कवर एरिया है, जो सरफेस है, जो भूपृष्ठ है, इसके कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है भाई? जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसके 30% भाग पर भूमि है, भूमि ना कि वाटर, ध्यान से समझना। और यही नहीं कि इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग क्या है, रहने लायक नहीं है। देखिए जो पूरी पृथ्वी है हमारी, उसका सिर्फ 30% भाग पर भूमि है, और ये भी उबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ, तो ये भी रहने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying area susceptible of water, logging desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. क्या कहता है कि भाई जो मुख्यतः भूमि है और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षण हैं, इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है। और उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के जो तीव्र ढाल हैं, तेज़ ढाल हैं, और कहीं कहीं ज़्यादा जल संभावित निम्न क्षेत्र हैं, वहाँ पर जलक्रांता भी होती है, यानी बाढ़ भी आती है, और कहीं पर मरुस्थल भी है, एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः कैसे मिले हैं भाई? वहाँ पर विरल जनसंख्या है या फिर वो निर्जन है। क्या कोई पहाड़ों में जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, रहना मुश्किल होता है, जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ पर भी अगर बरसात नहीं होगी तो वहाँ पर भी रहना मुश्किल है, तो ये निर्जन से है। और जो उर्वर और मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए जो उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा पॉपुलेटेड, यानी कि जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। तो ये एक मेन डिफरेंस है। लैंड यूज, यानी कि जो भूमि का उपयोग है उसके बारे में जान लेते हैं। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सीटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या कहता है कि जो भूमि का उपयोग है विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, कि जैसे एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, बिल्डिंग निर्माण के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए। इसे ही क्या कहते हैं? दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. क्या कहता है कि भूमि का जो उपयोग है वो फिजिकल फैक्टर्स यानी कि भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें स्थलाकृति आ गई है, मृदा आ गई है, जलवायु यानी क्लाइमेट आ गया है, आपका खनिज आ गया है, और जो उपलब्धता है जल की वो भी इसमें शामिल है।
Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern। क्या कहता है कि जो मानवीय कारक जैसे कि पॉपुलेशन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी है, भी भूमि उपयोग प्रतिरूपण के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। Private land is owned by individual, whereas community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruits, nuts, or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। क्या कहता है कि जो निजी भूमि है यानी कि प्राइवेट लैंड है एंड कम्युनिटी लैंड और जो सामुदायिक भूमि है, ये दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो जो प्राइवेट लैंड है उसमें जो मालिक होते हैं वो खुद व्यक्ति होते हैं, जबकि सामुदायिक भूमि है उसके जो मालिक होते हैं उनका स्वामित्व पूरे समुदाय में होता है। तो सामान्य रूप से इसका जो उपयोग करने वाले से संबंधित है उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। जो सामुदायिक भूमि है उनको साझा संपत्ति संसाधन यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर वेरी ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। People started encouraging the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use patterns also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertifications are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities। क्या कहता है कि people and their demands are very growing but the availability of land is limited। जनसंख्या है और जो उसकी मांग है वो सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन जो भूमि की जो उपलब्धता है वो बहुत ही लिमिटेड यानी कि सीमित है। और स्थान के अनुसार भूमि की जो क्वालिटी है यानी कि उसकी गुणवत्ता है उसमें भी अंतर होता है। तो लोगों ने सामुदायिक भूमि पर क्या किया है, व्यापारिक क्षेत्र बना लिए हैं और नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। और इसी वजह से मतलब क्या है कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं इसके प्रसार के कारण क्या क्या हुआ है, निम्नीकरण हुआ है, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, भूस्खलन हुआ है, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन हुआ है, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conservation land resources। जो कि क्या कह सकते हैं कि ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उसकी जो बढ़ती हुई डिमांड्स हैं यानी कि मांग है, इनके कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हुआ है भाई, विनाश हुआ है, बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे क्या हुआ कि इस जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, इसके समाप्त होने का डर पैदा हो गया है।
ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए विनाश की जो वर्तमान दर है इसको अवश्य रोकना चाहिए। और हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है? हमें इस प्रकार के वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए, भूमि का उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा जो ज़्यादा चाराग्रह क्षेत्र हैं उनके संरक्षण जरूर करना चाहिए, जिससे कि हम अपने भूमि के जो विनाश है उसको हम बचा सकें। नेक्स्ट है आपकी सोयल, मृदा। द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to landforms. Determine the type of soil. Soil is made up of organic matters, mineral and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matters make the soil fertile. क्या कहता है कि जो पृथ्वी है इसकी जो पृष्ठ है इस पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, यानी कि जो दानेदार कण है वो सरफेस यानी हमारे धरातल के ऊपर है, ऊपरी परत पर है, तो यही सरफेस जो है ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल, मृदा कहलाती है। यह भूमि से नज़दीकी से जुड़ी हुई है। सतल रूप मृदा के प्रकार की को निर्धारित करते हैं। और जो मृदा का निर्माण है, सोयल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो मृदा का निर्माण है वो प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जो जैव पदार्थ हैं इनका सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीट बार बार करेंगे ना तो क्या होगा कि वीडियो इतनी लंबी चली जाएगी कि इसको देखना आपके लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अभी हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण के जो कारक हैं उनके बारे में। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। Other factors are the topography, role of organic materials, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. क्या कहता है कि जो मेजर फैक्टर हैं, जो मृदा निर्माण के जो मुख्य कारक हैं, इनका जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि मृदा निर्माण के जो अन्य कारक हैं वो स्थलाकृतिक है, टोपोग्राफी है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं यानी कि जैव पदार्थों की भूमिका है, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। देखिए बहुत सारे जब हजारों साल गुजरे हैं तब जाकर के इस पृथ्वी के रूप में इसने अपना ये रूप पाया है, तो मृदा निर्माण के संगठन में भी समय लगा है और अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। ये देखिए, टॉप सॉइल with humus and vegetation, subsoil with sand, salt and clay, weathered rock material, parent rock। क्या कहता है कि जो टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशंस, ह्यूमस और वनस्पति के साथ जो ऊपरी मृदा है, बालू, गाद और क्ले के साथ उपमृदा है, ये सब सोयल हो गई, ये टॉप सोयल हो गई, उपमृदा कहते हैं जिसको। वेदर्ड रॉक मटेरियल यानी कि अपक्षयित चट्टानी पदार्थ इसमें मिलते हैं। इसको समझने के लिए आप इस चित्र का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ से मिला दिया है, अब समझ में आएगा आपको। जो टॉप सॉइल है वो आपकी यहाँ पर है, ये जो ऊपरी हिस्से में है, ऊपर पृथ्वी के ऊपर अपनी जो अर्थ है उसके ऊपर। सेकंड क्या है, जो सब सोयल है कि उपमृदा, ये इस हिस्से में है जहाँ पर ये मार्क चल रहा है अभी।
और रॉक मटेरियल्स जहाँ पर चट्टानी पदार्थ मिलते हैं वो ये हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो पेरेंट रॉक है यानी कि जनक चट्टानें हैं वो ये हिस्सा है, बिल्कुल बीच का, पृथ्वी के बिल्कुल बीच का हिस्सा है। ठीक है, तो वो ये एग्जाम्पल उसने बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने के लिए भी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। चलिए अब हम इस फैक्टर को जान लेते हैं जो सॉइल है, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो सॉइल है यानी कि जो मृदा है हमारी, इसमें पेरेंट रॉक अभी हमने पढ़ा है, ऊपर जो बीज का हिस्सा है बिल्कुल, ये क्या होता है, इसमें डिटरमाइंस कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, परमेबिलिटी, यानी कि इसमें जनक सेल, इसका जो कलर है, रंग, गठन, जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्म हैं, इसके मिनरल्स यानी कि खनिज हैं, तो पारंगतता को निर्धारित करते हैं। ठीक है। सेकंड क्लाइमेट, इसमें क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी कि जलवायु, तापमान, वर्षा, अक्ष और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। किसके निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? ये सोयल के दर को प्रभावित करते हैं। ये भी काफ़ी इसके फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं। फिर हम देख लेते हैं इसमें रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन अकोमुलेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो एल्टीट्यूड यानी कि जो ऊंचाई, तुंगता और ढाल जो है, जो मृदा के संचय को भी निर्धारित करता है। फिर इसके बाद आता है फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, जो वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव वो क्या करते हैं, जो ह्यूमस निर्माण की दर है उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है टाइम, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जो समय है वो भी सॉइल को, मृद परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है कि वो उसकी जो परत है वो कितनी मोटी रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको दोबारा से बैक करके भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, जो मृदा है उसके न्यूनीकरण और संरक्षण के जो उपाय हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है अभी आगे, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स can lead to degradation of soils. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers, of pesticides, rain wash, landslides and floods। बिल्कुल आसानी से आपको मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन, एंड डिप्लेशन, जो क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य प्रमुख खतरे हैं। एक तो क्या है कि जो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, यानी कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, यानी कि निम्नीकरण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मृदा के निम्नीकरण में जो सहायक कारक हैं वो है भाई डिफॉरेस्टेशंस, यानी कि वनोन्मूलन। ठीक है, वनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो हम कर लेते हैं। ओवरगेजिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराना मैदानों में, अतिचारण जिसको कह सकते हैं। और ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, रेन वाश और वर्षा का दोहन, एंड लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, और भूस्खलन और बाढ़, ये सारे के सारे मृदा के निम्नीकरण के जिम्मेदार हैं।
तो मृदा संरक्षण की कुछ आगे हम सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। मृदा संरक्षण के हम कुछ विधियां पढ़ेंगे। चलिए इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। मल्चिंग, द बार ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। यानी कि जो पौधों के बीच जो अनावृत यानी कि बिना ढकी हुई जो भूमि होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि जैव पदार्थ हैं उनका प्रयोग किया जाता है, वो उनसे ढक दी जाती है प्रवाल से। जैसे कि इससे क्या होता है कि इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, जो नमी है वो मृदा में रोके रखती है, इसलिए मल्च बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर बैरियर्स क्या होता है? समोच्च रेखीय अवरोधक। समोच्च रेखीय अवरोधक चलिए जान लेते हैं इसमें किसका यूज़ किया जाता है। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। क्या किया जाता है कि जो समोच्च रेखाएं होती हैं उन पर जो रोधिकाएं बनाने के लिए किन किन का यूज़ किया जाता है कि भाई स्टोन्स हैं, ग्रास है, सॉइल है, इसका उपयोग किया जाता है। और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए ट्रेंचेज यानी कि खाइयाँ बनाई जाती हैं। रॉक डैम यानी कि चट्टानीय बांध। रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। क्या कहता है कि यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रॉक डैम, चट्टानीय बांध। और यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को क्षति से रोकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग यानी कि ये कौन सी होती है? ट्रेस फार्मिंग वेदी का फार्म होता है। इसमें क्या होता है चलिए जान लेते हैं। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और ट्रेसेज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेसेज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। क्या कहता है कि जो तीव्र ढाल है इन पर बनाए जाते हैं, ये ट्रेस फार्मिंग की जाती है ताकि सपाट सतह जो फ्लैट सरफेस है हमारा, जो सपाट सतह है उस पर फसल उगाई जा सके। इससे क्या होता है कि जो पृष्ठीय प्रवाह है और जो मृदा का जो इरोजन यानी अपरदन है वो कम हो सकता है। एक और तरीका है इस मृदा निम्नीकरण को, भूमि निम्नीकरण को बचाने के लिए, क्या है कि इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि जो वर्षा दोहन जो होता है उसमें मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, ये हम पहाड़ी ढलान की बात कर रहे हैं, वहीं पर ये सारी की सारी कृषि की जाती है। तो मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें पंक्तियों में उगाई जाती हैं ताकि जो ऊपर से वर्षा का जल जो बह कर के आता है वो उन फसलों को नुकसान ना पहुंचाए जो कि फसल उस समय बोई गई है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स यानी कि रक्षक मेखला। इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। इन दी कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, यानी कि जो तटीय प्रदेश हैं और जो शुष्क प्रदेश हैं, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मोमेंट टू प्रोटेक्ट सोइल कवर। तो उनमें पवन की गति को रोकने के लिए, जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनको रोकने के लिए वृक्ष जो होते हैं उनको पंक्तियों में लगाया जाता है ताकि जो मृदा है उसका आवरण उसको बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक्टिविटी है ये, उसके बाद आता है आपके वाटर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है भाई वाटर।